चलिए, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने मिडल ईस्ट के बारे में जिन कंट्रीज़ के बारे में अब तक पढ़ा, जैसे कि इसराइल एंड इट्स नेबर्स, उसमें इसराइल हमने डिटेल में स्टडी किया। हमने लेबनान, जॉर्डन और सीरिया भी डिटेल में स्टडी किया। इनफैक्ट हमने सीरिया और लेबनान से जुड़े हुए क्राइसिस के बारे में अच्छे से पढ़ा, जैसे सीरिया की पॉलिटिकल क्राइसिस, जैसे हम सिविल वॉर के रूप में भी जान सकते हैं, और लेबनान के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। आज हम जिस टॉपिक पर फोकस करेंगे वो द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द मिडल ईस्ट होगा। जैसा कि हमने लिखा है, द जियोपॉलिटिक्स ऑफ मिडल ईस्ट एंड इंडियन कंसर्न्स। इंडिया किस तरह से स्टैंड लेता है, इंडिया के क्या रिलेशंस रहे इनके साथ, मौजूदा परिस्थितियां क्या हैं, हम कैसे चल रहे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स की क्या भूमिका है, इसे भी हम समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। सारी रीसेंट डेवलपमेंट्स आपकी इसमें कवर हो जाएंगी, बहुत कुछ समझोगे। देखिए, एक समय हुआ करता था, ये जो मिडल ईस्ट रीजन है, यहाँ पर स्ट्रगल चली है इस पर रीजनल कंट्रोल बनाने को लेकर के। उस स्ट्रगल में एक लंबा कंट्रोल पहले रहा तुर्किश ऑटोमन रूलर्स का, ये हम जानते हैं। जब तुर्किश ऑटोमन रूलर्स वर्ल्ड वार 1 में हार चुके तो फिर ये रीजन इन्फ्लुएंस में आया ब्रिटेन एंड फ्रांस के। ये घटना 1918 में हुई। 1918 के बाद 1919 की ट्रीटी ऑफ वर्सैले से जो मैंडेट्स निकले, उन मैंडेट्स में फ्रांस और ब्रिटेन को मैंडेट दिया गया इन इलाकों का। मैं इसे आज वेस्ट एशिया के रूप में भी ले रहा हूँ, हम इसे मिडल ईस्ट भी कह सकते हैं, साउथ वेस्ट एशिया भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। अलग अलग नामों से आप इसे जान रहे हैं। जो कंट्रीज़ कवर होंगी वो मैं आपको भी दिखा दूंगा। समय बीत जाने पर 1945 में जब वर्ल्ड वार 2 कंक्लूड हो गया तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस बढ़ा, एक स्ट्रगल चली वो दो शक्तियों के बीच में। एक था यूएसएसआर और दूसरा था यूएसए। यूएसएसआर को लीड कर रहा था रशिया, और यूएसए जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था उसे लीड कर रहा था डेफिनेटली यूएसए। तो ये एक सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की फाइट यहाँ पर चली, जिसका अंत होता है जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है 1991 31 दिसंबर को। और फिर तब से यहाँ पर यूएस का एकाधिकार स्थापित हो गया। द यूएस हेगेमनी यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई। ओके, एक डोमिनेंट रीजनल इन्फ्लुएंस इस एरिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हुआ। लेकिन फिर कुछ परिवर्तन होने शुरू हुए। 1918 से पहले तुर्किश ऑटोमन एम्पायर, 1918 टू 1945 ब्रिटिश एंड फ्रेंच मैंडेट, और 1945-1991 द स्ट्रगल बिटवीन द यूएसएसआर एंड द यूएसए, और आफ्टर 1991 द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चीज़ों में बदलाव आया और वो कुछ ये था। कुछ मिसएडवेंचर्स हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, जैसे उसके द्वारा इराक को ऑक्यूपाई करना। ये उतना यूनाइटेड स्टेट्स की सपोर्ट में नहीं गया, रिजल्ट्स भी डिसिसिव नहीं निकले इसके। दूसरी बड़ी चीज़ कि यूनाइटेड स्टेट्स का आज बड़े स्तर पर इंटरनली नेचुरल गैस और ऑयल को प्रोड्यूस कर लेना, उसकी प्रोडक्शन का लेवल बहुत हायर जा चुका है। तो इस कारण से उसकी इस रीजन पे जो एक डिपेंडेंस होती थी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, वो इंडिपेंडेंस में आ चुका है। उसकी डिपेंडेंस यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। और तीसरा, उसका यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना एज अ लोन सिक्योरिटी प्रोवाइडर। उसे ऐसा लगता रहा था कि वही एक अकेला सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, इसलिए उसकी सेनाएं यहाँ पर सीधे एंटर करती थीं। लेकिन धीरे धीरे ये नीति में बदलाव आया। यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद को इराक से भी बाहर किया, यूनाइटेड स्टेट्स अफ़गानिस्तान से भी बाहर गया, और बाकी जिन मुल्कों में भी उसका दखल था जैसे कि सीरिया, वो वहाँ से भी बाहर हो गया। और आज की डेट में यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ कि अब सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा। और जैसे ही ये वैक्यूम क्रिएट होता है, इसे फिल करने के लिए इस वैक्यूम में एंटर होते हैं रशिया, ईरान एंड तुर्की। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया अपना आधिपत्य यहाँ पर स्थापित करना चाहता है। तो हम इस रीजन की बात कर रहे हैं जब मैं मिडल ईस्ट की बात करता हूँ। इन चीज़ों को मैं एक फ़्लो में इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि इंडिपेंडेंट लेक्चर्स के वाया ये सब इंडिविजुअली मैं पहले बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, इसलिए हम इसे इस मैनर में ले सकते हैं। और उम्मीद है कि अगर आप मेरे साथ साथ ही चलेंगे तो सब कुछ आपको पानी की तरह समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चीज़ों को साथ के साथ समझते जाएं। मैं इस रीजन की बात करता हूँ।
जब हम इस रीजन को देखते हैं तो हमारे सामने कुछ ये पावर्स नज़र आती हैं। यहाँ पर आप देखिए एक बड़ा रीजन एग्जिस्ट करता है ईरान का। आप जब भी इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे मिडिल ईस्ट में तो एक वर्ड आएगा द नॉन अरब पावर्स। जब नॉन अरब पावर्स की यहाँ बात आएगी तो नेचुरली बात ईरान की आती है और तुर्की की आती है। इन्हें नॉन अरब पावर्स के बारे में के विषय में कहा जाता है। हालांकि तुर्की और ईरान दोनों ही में धर्म इस्लाम है और ये कॉमन चीज़ वो इन बाकी अरब नेशंस के साथ शेयर करते हैं, लेकिन तुर्की टर्किश लोगों का एथनिकली टर्किश है और वैसे ही ईरान एथनिकली ईरानियन है। ये चीज़ इसे डिफरेंट बनाती है इन अरेबियन डोमिनेंट एरिया से। तो रिलीजन कॉमन शेयर करते हैं बट एथनिसिटी का डिफरेंस है इनका। आई बात समझ में? ये नस्ली रूप में अलग हैं। ओके, तो ऐसे में ये ईरान और यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है ये तुर्की। ये ईरान और तुर्की यहाँ पर आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो एक तरफ ईरान यहाँ पर अब वैक्यूम फिल करना चाहता है, एक तरफ तुर्की, और ऊपर से आता है रशिया। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? हम जिस रीजन की बात कर रहे हैं उसमें यहाँ पर देखिए एक मेजर डोमिनेंट पोजीशन यहाँ सऊदी अरेबिया की है, उसके नीचे यमन, ये ओमान है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात है, ऊपर चलिए यहाँ पर कतर दिखेगा, ये बहरीन है और ये कुवैत है। ओके, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस ब्लॉक में यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, बहरीन और कुवैत के बीच गिरे होने के बावजूद भी एक कंट्री की इंक्लिनेशन ईरान और तुर्की की तरफ रहती है तो उसका नाम कतर है। ये बात आप समझ के चलिएगा। ओके, क्लियर? ये सारे आगे के डायनेमिक्स मैं समझाऊँ उसमें इसकी भूमिका है। ये इराक है, दिस इज़ सीरिया, दिस इज़ जॉर्डन, और ये सारा मुल्क आप जानते हैं इट इज़ इज़राइल, दिस इज़ लेबनान, और ये सिनाई पेनिनसुला है किसका? दैट इज़ द इजिप्ट। तो ये इजिप्ट है, और बाकी नॉर्थ अफ्रीका के उत्तर के नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज़ जैसे कि हमने बात की थी टूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इन्हें भी आप अरब वर्ल्ड से जोड़ करके देख सकते हैं। तो मैं आज इस रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ। वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, या कहीं कहीं पर मिडल ईस्ट के रूप में लिखा जाता है। मिडल ईस्ट में ये कंट्रीज़ कवर होती हैं, सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्रीज़ को कवर नहीं करते, तो ज़्यादा फिजिबल है कि वेस्ट एंड साउथ वेस्ट एशिया हम इसे पुकारें, पर पॉपुलर वर्ड मिडल ईस्ट हो जाता है इसलिए मैंने वो यूज़ किया। ओके, तो ये रीजन दुनिया भर में अगर ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो सिर्फ 4% जीडीपी ही रखता है। जितनी टोटल ग्लोबल जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका सिर्फ 4% है, लेकिन फिर भी ये पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है क्योंकि ये एक मेजर एनर्जी सेक्टर प्रोवाइडर है। यानी कि ये दुनिया भर की जो आर्थिक ज़रूरत है वो एनर्जी है, और एनर्जी के लिए लिहाज से यहाँ पर जो दो बहुत डोमिनेंट रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल गैस हैं एंड पेट्रोलियम। इसके कारण ये डोमिनेट करता है पूरी दुनिया को। यहाँ पर नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम के दामों में बढ़ोतरी पूरी दुनिया में महंगाई का कारण बनती है, और इसका यहाँ सस्ता होना पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन के घटने का कारण बनती है। तो इट्स अ डोमिनेंट प्लेयर। जब मैं इसे डोमिनेंट प्लेयर बता रहा हूँ और वो भी इसके इन दो रिसोर्सेज के कारण, तो यहाँ से फिर कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। वो क्या? एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दैट इज़ जियोपॉलिटिक्स, और दूसरा वर्ड होता है द स्ट्रेटेजिकल। जियोपॉलिटिक्स एंड स्ट्रेटेजिकल वर्ड को समझें ज़रा ध्यान से। जब मैं जियोपॉलिटिकल वर्ड की बात करता हूँ तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना। फर्स्ट द जियो, दैट इज़ द जियोग्राफी। मैं पॉलिटिकल पर बाद में आऊँगा। चलिए इस जियोग्राफिकल को समझें कि इसका पॉलिटी से रिलेशन कैसा है। देखिए, जब हम जियोग्राफिकल की बात करते हैं तो उसको कुछ इस तरह से समझिए। आपका जो भी लैंड है, आपकी जो भी लोकेशन है, जो भी वहाँ का क्लाइमेट है, वेदर कंडीशंस, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके पास किसी भी फॉर्म में, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं आपके किसी भी वर्जन में, ये मैं एक डायमेंशन समझाने के लिए आपको इतना बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें जब आपके लिए पॉलिटिकल एडवांटेज बन सकती हैं या पॉलिटिकल लॉस बन सकती हैं, ये जियोपॉलिटिकल होता है। यानी कि ये सारी ज्योग्राफिकल एंटिटीज़ आर इम्पैक्टिंग यू इन अ पॉलिटिकल सेंस। या तो ये आपको प्रभावित कर रही हैं राजनीतिक रूप में, या फिर ये आपको राजनीतिक ताकत दे रही हैं, एडवांटेज दे रही हैं,
लेवरेज इफेक्ट दे रही हैं, आप दूसरों से ऊपर रह रहे हैं, मैनोवरिंग इफेक्ट दे रही हैं, आप अपनी मांगें बेहतर परस्यू कर पा रहे हैं, अपनी बात बेहतर रख पा रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुरूप लोगों को चला पा रहे हैं, तो बेहतर मैनोवरिंग इम्पैक्ट देती है, बेहतर एडवांटेज दे रही है, बेहतर लेवरेज इफेक्ट दे रही है, ये जोग्राफिकल एंटिटीज़, तो फिर ये जियोपॉलिटिकल हो जाता है। नेचुरली हम जियोपॉलिटिक्स को एज अ सब्जेक्ट डोमेन नहीं पढ़ रहे इस समय, लेकिन जियोपॉलिटिकल समझे तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर उदाहरण के तौर पर इस चीज़ को नोटिस करिए, देखिए ये अरेबियन पेनिनसुला रीजन है, ये अरेबियन पेनिनसुला, और ये ईरान है। ईरान जिसका कि पहले नाम पर्शिया हुआ करता था। अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस वन इज द अरेबियन सी। इस अरेबियन सी से जब आप अंदर की ओर जाते हैं तो ये गल्फ है, दैट इज द गल्फ ऑफ ओमान। दिस इज द गल्फ ऑफ ओमान। इट इज एग्जैक्टली द गल्फ ऑफ ओमान बिटवीन द ओमान, that is the country on the Arabian Peninsula, that is Oman, and it is between the Iran. तो ईरान और ओमान के बीच में दिस इज द गल्फ ऑफ ओमान, बिकॉज यहाँ पर कंट्री है। इस गल्फ ऑफ ओमान के बाद आप जरा ध्यान से नोटिस करिए, ईरान और इस यूनाइटेड अरब अमीरात का ये जो टिप है यहाँ पर, ये यूनाइटेड अरब अमीरात का यहाँ पर जो टिप है, इन दोनों के बीच में ये पतली सी जल की धारा है, द नैरो वाटर बॉडी, इट इज अ स्ट्रेट and it is a state of Hormuz. Hormuz नाम अहूर मजदा से आता है, अहूर मजदा, ओके। और अहूर मजदा कौन है? अहूर मजदा का ही एक वर्ड क्लियर आगे डेवलप हुआ, दैट इज हॉर्मूज। और वो कौन है? पारसी धर्म से, उसका इतिहास पढ़ करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। आगे बढ़े तो ये गल्फ ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जब आप अंदर जाते हैं तो दिस गल्फ इज द पर्शियन गल्फ, एंड ये पर्शियन गल्फ इस नेचुरल गैस और पेट्रोलियम रिजर्व्स का एक बड़ा रिजर्वायर है। यहाँ पर वो रिजर्व्स बहुत बल्क में हैं, और दुनिया भर में जितनी भी एनर्जी फ्यूल की सप्लाई है उसकी 20% सप्लाई यहाँ से होके गुजरती है। ग्लोबली जितनी सप्लाई है उसकी 20% सप्लाई का आना जाना इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से है। खोलना बेटा थोड़ा। तो इसके कारण ये जो पतली जल की धारा है, इस पर जिन कंट्रीज़ का कंट्रोल हो, वो नेचुरली दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, यानी कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है वो कंट्री। तो ऐसे में ये नैरो वाटर बॉडी, इट इज़ अ स्ट्रेट, ये एक जियोग्राफिकल एंटिटी है, ये एक जियोग्राफिकल एंटिटी है, और इस जियोग्राफिकल एंटिटी से होकर के गुजरती हैं दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, दैट इज द एनर्जी रिसोर्सेज। और इस जियोग्राफिकल एंटिटी पर बाय द रीजन ऑफ योर लोकेशन प्रॉक्सिमल टू इट, बाय द रीजन ऑफ योर लोकेशन प्रॉक्सिमल टू इट, और उस लोकेशन में भी यू आर हैविंग सुपीरियर पोजीशन टू कंट्रोल दिस स्ट्रेट, so you can utilize this geographical feature for your political strength. So that's why this Strait of Hormuz is geopolitically very important. So you can always say that this Gulf of Oman, this Persian Gulf is geopolitically very important, because ये Strait of Hormuz strategically important है। और strategically important होने का मतलब क्या है? जब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हमने एक योजना बनाई, जिसे आप सिंपली कह लीजिए रणनीति। अब यहाँ पर रण की बात क्या है कि मतलब ये नहीं कि आप लड़ रहे हैं जाकर के सीधा सीधा जमीनों पर तलवारों से। रणनीति का मतलब यहाँ पर यह है कि आप कोई भी जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को लेकर के जो आप एक योजना बना रहे हैं पहले से, दैट इज योर रणनीति, सिंपल सेंस में समझिए। और ऐसे में आपके उस योजना को फुलफिल करने में जो जो चीज़ें सहायक होंगी, और आपकी योजना जिस पर टिकी है वो सब चीज़ें स्ट्रेटेजिकल हो जाएंगी। जैसे सपोज कीजिए कि इजराइल और सीरिया के बीच में युद्ध चल रहा है, और इजराइल के नॉर्दर्न साइड पे और सीरिया के साउदर्न साइड पे, तो सीरियन साइड पे एक हाइट वाला एरिया है, दैट इज द गोलन हाइट।
तो अब इज़राइल की जो योजना है, उस योजना में मेन एलिमेंट है कि वो ऊंचाई पर खड़े रह करके सीरिया की जो योजना है, उस योजना का मेन अहम पहलू है कि वो ऊंचाई पर खड़े रह करके इजरायली ठिकानों पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि ऊंचाई से उन्हें एक तो ज़्यादा पोजीशन मिलती है, निशाना बेहतर बना सकते हैं और ठिकाने बेहतर दिखते हैं। तो इसलिए वो गोलन हाइट्स स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है सीरिया और इजराइल के लिए, क्योंकि अगर वहां से गोलन हाइट ही छीन ली जाए इजराइल के द्वारा, तो सीरिया की रणनीतियां जो उस पर निर्भर थी गोलन हाइट पे, वो विफल हो जाएंगी। तो इसलिए सीरिया रणनीतिक तौर पर कमजोर हो गया। सीरिया किस तौर पर कमजोर हुआ? रणनीतिक, क्योंकि उसकी रणनीति को बल देने वाला एक अहम ज्योग्राफिकल पॉइंट जो था वो गोलन हाइट था। इसी तरह की स्ट्रेटेजिकल मैनोवरिंग के लिए, स्ट्रेटेजिकल स्ट्रेंथ के लिए 1999 में पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठ करी हिमालयाज में, और वो ऊंचाई पर बैठे हुए थे, कम नंबर में थे, आर्म्स एंड एमिनेशंस कम थे, इसके बावजूद कि पूरे के पूरे इंडियन स्टेट यानी कि आर्मी के साथ वो लंबे समय तक डटे रहे। उसका एक मेजर रीज़न था, इंडिया स्ट्रेटेजिकली लैग कर रहा था वहाँ बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि हमें नीचे से ऊपर की ओर निशाने मारने पड़ रहे थे, वो ऊपर से नीचे की ओर निशाने लगाते थे, वो पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारते थे आंखों के बीच, माथे में। दूसरा कारण, बर्फ पर हमें चल के जाना पड़ता था, तो वो सफेद बर्फ पर जब हम चलते थे वो हमें इजीली देख पाते थे कि कोई चल रहा है। तो यहां पर वो हिमालयन माउंटेन्स पे वो जो अल्टीट्यूड पर बैठे हैं, हाइट पर हमसे बैठे हैं, वो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन पर बैठे हैं। किस पोजीशन पर बैठे हैं? स्ट्रेटेजिकल पोजीशन पर बैठे हैं। क्यों कठिनाई आ रही है? हमें उनके बंकर से नहीं पता चल रहे कहाँ है। क्यों कठिनाई आ रही है? हमें चढ़ना भी पड़ रहा है और गोलियां भी दागनी पड़ रही, दोनों एक साथ। और ऐसे में वो सहजता से गोली मारते हैं ऊपर से, हम खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें, चाहे आपकी कोस्ट लाइन आपको हेल्प कर रही है फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, और आपका वो ट्रेड एंड कॉमर्स आपको स्ट्रेंथन कर रहा है पॉलिटिकली, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पॉलिटिकली आपको स्ट्रेंथन कर रही है, चाहे आप कोई ओशियन पर कंट्रोल करके दुनिया भर की सप्लाई लाइंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यहाँ ऐसा कर रही है, ठीक अगर इंडियन ओशियन में जाएं तो यही स्ट्रेट ऑफ मलक्का की कहानी है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का वो भी स्ट्रेटेजिकली उतनी इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्ड हमेशा साथ साथ चलते हैं कि ये चीज़ सामरिक महत्व की है। जैसे हिमालयन माउंटेन्स इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इलाके जहाँ पर कोई खेती नहीं हो रही है, जहाँ पर इंसान नहीं बस रहे हैं, हम फिर भी उन्हें बचाने के लिए लड़ते रहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं। वो अगर किसी दूसरे मुल्क का बेस बने तो दूसरे मुल्क की आर्मी को ठीक लंबे समय तक टिकने के लिए, आगे मूव करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए वो इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स बन सकते हैं। तो उस मुल्क की, हमारे मुल्क पर धावा बोलने की वो जो नीति है, रणनीति है, उसमें बड़े सहायक हो सकते हैं वो बैरन लैंड्स जो हिमालय में हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ वो एक बेस दे सकते हैं टिकने रहने के लिए, कि वो रसद स्टॉक कर लें, सप्लाई स्टॉक कर लें और 4-6 महीने तक वहाँ टिके रहें। तो इसलिए वो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रणनीतिक तौर पर अगर हम किसी को कमज़ोर करना चाहते हैं और अपनी रणनीति को महत्वपूर्ण कामयाब करना चाहते हैं, वो हाइट्स हमारे कंट्रोल में होनी जरूरी है। स्ट्रेटेजिकल वर्ड क्लियर हो गया? बस इसी तरह से सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, हमारी रणनीति में मैं किसी से युद्ध करना चाहता हूं, सपोज कीजिए, तो उसके लिए मैं एक रणनीति बनाऊंगा, तो वो रणनीति फुल फ्लेजेड कब होगी? जब वो मेरे बराबर लड़े, मैं तब भी उसे खत्म कर पाऊं। तो पुराने सीरियलों में क्या दिखा करते थे आपकी, जैसे ही रावण हवा में मायावी हो जाता था, वो स्ट्रेटेजिकली सुपीरियर पोजीशन पे आ जाता था, तब राम आप देख पाते होंगे कि फिर तीर चलाते थे तो उतने सफल नहीं रहते थे। फिर कोई देव प्रकट होता था और वो बताते थे कि वो अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। कहना तो वो यही चाहते थे कि वो अपनी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन यूज़ कर रहा है, आपको भी स्ट्रेटेजिकली लेवल प्लेइंग ग्राउंड देनी पड़ेगी, आप आइए हमारे साथ। तो वो फिर ऊपर उठा देते थे उन्हें भी, तो वो रथ ऊपर उठाता था अपना, ये भी अपना ऊपर उठा देते थे, वो हनुमान जी के कंधों पर बैठ के ऊपर उठ जाते थे, और ऐसे में जब दोनों बराबर हो जाते थे स्ट्रेटेजिकली, फिर वो जीत जाते थे। तो इस तरह से सामरिक महत्व होता है। मतलब अगर मैं युद्ध में एक आप मुझे कहें कि फुल फ्लेजेड स्ट्रेटजी से जाना, पूरी
पूरी फुल फ्लेजेड रणनीति से जाना, तो मैं आपसे कहूंगा कि मुझे फिर हर तरह के शस्त्र दो कि जब हाथों से लड़ाई हो जाए फेस टू फेस तब वाले भी दे दो, दूर से हो जाए तो वाले भी दे दो, वो ऊपर उठ जाए तो भी दे दो, वो अदृश्य हो जाए तो वो वाले भी दे दो, हर तरह के मुझे दे दो, तब मेरी रणनीति पूरी रणनीति मानी जाएगी। तो इसलिए अगर हम सरफेस टू एयर मिसाइल बना गए हैं पर अभी भी सरफेस टू सरफेस में चूक रहे हैं, तो हम कहेंगे स्ट्रेटेजिकली वी आर स्टिल लैकिंग इन फ्रंट ऑफ दैट कंट्री। क्यों? वो हमसे स्ट्रेटेजिकली सुपीरियर हैं, क्योंकि उनके पास सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स भी हैं। और अगर कहीं उन्होंने सरफेस टू सरफेस यूज कर ली तो हम क्या करेंगे? इसलिए हर दिशा में हम काम कर रहे हैं, इंटरसेप्टर से लेकर के, एयरक्राफ्ट से लेकर के, सेना मूव कराने को लेकर, हरकुलस से लेकर के, हर क्षेत्र में। अदरवाइज हम स्ट्रेटेजिकली लैग कर जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एयरक्राफ्ट बहुत जबरदस्त है, बहुत भयंकर, लेकिन हमने बल्क में सेना हवा के माध्यम से मूव कराने के लिए कुछ प्रकौर नहीं करा, तो भी तो हम स्ट्रेटेजिकली लैग कर जाएंगे। अपन इधर से एयरक्राफ्ट छोड़ रहे हैं, वो उधर से एक ऐसा हवा में यान लेकर के आएंगे, यहां पर सेंटर में सैनिक छोड़ेंगे अपने, फिर क्या करेंगे आप? तो खत्म, आप वो घुस गए आपके मुल्क के अंदर। तो हर तरह से आपको स्ट्रेटेजिकली सुपीरियर बनना होता है। इसलिए कई बारी आपकी हिमालय की पोजीशनें, कई बारी कोई पतली जल की धारा, कोई पीस ऑफ लैंड, कोई कोस्टल बॉडी, कोई रिवर का स्ट्रेच, कोई बांध, कोई झरना, कोई टापू, कोई ओशियन के मिनरल रिसोर्सेज, कोई आपके मिनरल रिसोर्सेज, या आपकी रणनीति को विश्व भर के सामने मजबूत बना देते हैं। आपके लिए वो स्ट्रेटेजिकल हो जाते हैं, स्ट्रेटेजिकल। और जब आप इसका स्ट्रेटेजिकल यूज पॉलिटिकल सेंस में कर रहे हैं अक्सर, अगर ध्यान से देखा जाए, तो वो जो कोई भी ज्योग्राफिकल एलिमेंट है, ताकि जाने कि आपकी बहुत ही स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, आपका स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, तो आपके पास बहुत ही स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है, और वो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स इतना कैपेबल है कि वो सैटेलाइट्स बना सकता है पूरी दुनिया भर के लिए। और वो ह्यूमन रिसोर्स इतना स्किल्ड है कि वो ह्यूमन रिसोर्स ने पूरी दुनिया भर में जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं वो बनाए हैं, और वो उन्हें कंट्रोल कर रहा है। और दुनिया भर की तमाम सरकारें और दुनिया भर का इंटरनेट आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स के कारण। ये एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है, ये दिस एस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, लेकिन अब आप इससे अपने पॉलिटिकल पर्पस फुलफिल कर रहे हैं, अपना राजनीतिक उद्देश्य साध रहे हैं, हो गया जियोपॉलिटिकल। आई बस आपके पास बड़ा बाजार है आपकी बड़ी जनसंख्या के कारण, आपके पास क्या है? बड़ा बाजार। तो इसी कारण से आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज जिनके पास बेअंत पैसा है, और अब वो अपनी इकोनॉमी को फ्यूल से डाइवर्ट करके इन्वेस्टमेंट की तरफ लाना चाहते हैं, जैसे मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस, उनका उद्देश्य क्या है कि मुझे अब इस चीज को इस और कन्वर्ट करना है, हाँ, इस और कन्वर्ट करना है कि मैं दुनिया में एक बिग इन्वेस्टर के रूप में खड़ा हूं, कि पूरी दुनिया में जो नैनो टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी वाइज आगे बढ़े, लेकिन इन्वेस्टर हम होंगे। ऐसे में उन्हें दिखता है कि भारत सबसे बड़ा बाजार है, उभरता हुआ बाजार है, और बड़ी जनसंख्या वाला बाजार है। तो हमारी जनसंख्या यहां पर हमारे लिए कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है कि फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझ भी लीजिए कि आप धारा 370 लेकर के आए, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान उसके लिए एक एक्सेस बना भी रहा हो कि आपकी खिलाफत करे, लेकिन सऊदी अरेबिया उनके हक में बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो अपने फ्यूचर इंटरेस्ट को जब देखता है इकोनॉमी के सेंस में, उसे भारत का उभरती हुई अर्थव्यवस्था, भारत का बाजार, यानी कि भारत का ये पॉपुलेशन बाउंड कर रहा है कि वो कुछ बोले, तो अपन जियोपॉलिटिकली वहां पर अपने आप को बेटर प्लेस कर पा रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के आपकी जनसंख्या का लेवल ऑफ एजुकेशन, उसके स्किल्स, जनसंख्या का पार्टिसिपेशन रेट वर्क में, आपकी नदियां, झील, झरने, आपके मिनरल रिसोर्सेज, आपकी जल वायु परिवर्तन, उसके गुण, आपके जंगल, आपकी लकड़ियां, प्रत्येक यह सारी चीजें रोल प्ले करती हैं कि आप किस तरह से इसके राजनीतिक लाभ ले सकते हैं और किसको राजनीतिक लाभों में पछाड़ सकते हैं। यह सब जियोपॉलिटिकल हो जाता है। ओके, भू राजनीतिक एस्पेक्ट समझ आया? जियोपॉलिटिकल, अब कोई डाउट तो नहीं? आपका कोई लोकेशन, आपकी कोई साइज, शेप, फॉर्म आपको मजबूती देती है। कई बार ऐसी चीज होती है कि जगह बहुत छोटी है, लेकिन उसका जो आकार है, मतलब आकार जो है बड़ा छोटा है, लेकिन जो उसका रूप है, जैसी उसने फॉर्म ले रखी है, जैसी जो शेप ले रखी है, वही बड़ी यूनिक है, वही बड़ी सुपीरियर है। जैसे कि यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला दो गल्फ को शेयर कर रहा है,
उधर से गल्फ ऑफ अकाबा, इधर से गल्फ ऑफ स्यूज। तो वो गल्फ ऑफ अकाबा का वो छोटा सा स्ट्रेच जो इजराइल के साथ टच होता है, वो उसे इंडियन ओशियन में पेनिट्रेशन देने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो उसे कैसे छोड़ दे। जैसे कि गाजा स्ट्रिप स्ट्रेटजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? दुनिया भर के लिए। कारण स्विज कनाल के क्लोज लगती है, और स्विज कनाल दुनिया भर में ट्रेडिंग कनाल के रूप में जानी जाती है। ऐसे में दुनिया भर के लिए जरूरी है कि वो गाजा स्ट्रिप को स्टेबल रखें। इस तरह से समझो कि वो छोटी सी स्ट्रिप है तो एक ज्योग्राफिकल एंटिटी ही ना, द पीस ऑफ लैंड, लेकिन इट इज वेरी वेरी क्लोज टू द कनाल, अगेन दैट इज अ ज्योग्राफिकल एंटिटी। बट व्हाई दैट कनाल इज इंपॉर्टेंट? नॉट ड्यू टू इट्स मिनरल रिसोर्सेज, नॉट ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ द वाटर, ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के कारण वो ज्योग्राफिकल एंटिटी में महत्व किसी भी कारण से आ सकता है, कि उसमें यूरेनियम रिजर्व्स हैं, कि वो एक मिलिट्री बेस है, कि वो एक इकोनॉमिक ट्रेडिंग पोर्ट है, या ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस वहां से होती हैं, कुछ भी है, बेस में तो ज्योग्राफिकल एंटिटी है ना। तो वो ज्योग्राफिकल एंटिटी को राजनीतिक लाभ के लिए कौन इस्तेमाल कर सकता है? हमास, वो गाजा स्ट्रिप में जो पैलेस्टीनियन गुट है। लेकिन उसी ज्योग्राफिकल स्ट्रिप को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश दुनिया भर के बड़े लीडरों की भी बनी रहती है, तो सुएज कनाल को प्रोटेक्ट करना है। इसलिए वो मैटर इमीडिएटली जियोपॉलिटिकल मैटर हो जाता है। इंडिया के लिए वो कौन सा कंसर्न हो जाता है? दुनिया भर के लिए कौन सा कंसर्न हो जाता है? जियोपॉलिटिकल कंसर्न, क्योंकि बेस में उसके ज्योग्राफी है। इसलिए दो वर्ड मिलकर के बनते हैं जियोपॉलिटिक्स। इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको सब कुछ आगे समझ में आ जाएगा कि नील नदी कैसे जियोपॉलिटिकल हो जाती है। सारी चीजें वन बाय वन समझ में आ जाएंगी। तो यहीं से आप समझ गए होंगे कि कितने लंबे समय तक जियोपॉलिटिकली हॉटस्पॉट बना रहा द सी ऑफ गैलीली, द लेक ऑफ टाइबेरियस। इट इज बिटवीन द सीरिया एंड द इजराइल। कितना बड़ा जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स। और आज दिन तक देखेंगे आपने, हमने एक जियोपॉलिटिकल इशू कंट्रोल किया इन द स्वात ट्रीटी से, लेकिन स्टिल समस्या रहती है ना। तो मतलब वाटर शेयरिंग, तो वो संसाधन तो ज्योग्राफिकल है और है इन द फॉर्म ऑफ द वाटर, लेकिन इमीडिएटली उसमें पोटेंशियल क्या है? जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का है। तो ज्योग्राफिकल एंटिटी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा पॉलिटिकल। कोई पूछे क्यों हो रहा है, कोई कहेगा पानी को लेकर लड़ाई हो रही है। पानी किसका हिस्सा है? भूगोल, तो उसको लेकर के हो रही है लड़ाई। कोई पानी कंट्रोल करके किसी को दबा देता है, कैसे? पहले कम्युनिटी को दबा देती थी पानी कंट्रोल करके, ज्योग्राफिकल एंटिटी कंट्रोल करके दूसरों को दबा दिया। आई बात समझ में? मुझे लगता है इनफ समझा दिया मैंने। अब तो पूरा समझ ही जाओगे। चलें अब आगे। तो यहां से अब वर्ड समझ आ गए। इंडियन ओशन जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट क्यों है? एक तरफ पूरे डेवलपिंग नेशन, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन प्लेटफॉर्म, बड़ी जनसंख्या है एज अ मार्केट, बढ़ता हुआ रोजगार, इंपॉर्टेंट एनर्जी कंज्यूमर्स, रॉ मटेरियल कंज्यूमर्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट कंज्यूमर्स, दूसरी तरफ डेवलप्ड नेशन से आने वाला माल, और सब कुछ होके गुजरता है इंडियन ओशियन से। फिर इंडियन ओशियन के अपने खुद के मिनरल्स, और फिर इंडियन ओशियन के सराउंडिंग अफ्रीका, इधर साउथ एशिया, उधर साउथ ईस्ट एशिया, उधर ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे अभी आगे क्या होने हैं? प्रगति करनी है। बेहतरीन पोटेंशियल है भविष्य के लिए इनमें। तो इंडियन ओशन जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बना रहता है। मतलब उसकी जो जियोग्राफिकल एलिमेंट हैं, चाहे उसके इंटरनल मिनरल रिसोर्सेज हों, चाहे उसकी नैरो स्ट्रेट्स हों, चाहे उसके सराउंडिंग में जो कंट्रीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन का पिछड़ापन हो, चाहे उसके सराउंडिंग में जो कंट्रीज़ हैं उनका ट्रॉपिकल बेल्ट में होने के कारण इनर्मस नेचुरल रिसोर्सेज से भरा होना हो, बी इट एनीथिंग, ऑल द जियोग्राफिकल एंटिटीज आर काउंटिंग ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट्स। जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट। क्लियर हो गई कहानी? तो अब जब हम बात कर रहे हैं इस समय में इस पूरे रीजन की, तो उदाहरण के तौर पर ये जो मिडिल ईस्ट रीजन है, ये जियोपॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव एरिया है, स्ट्रेटेजिकली बड़ा सेंसिटिव है। जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट यू कैन कंसिडर, ओके, लंबे समय से ही। उसके सभी कारणों को समझने का आज हम प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों, और क्यों सबकी रुचियां हैं यहाँ पर, कैसे दुनिया भर के प्लेयर यहाँ एंटर होना चाहते हैं। अब सवाल आया कि यूएसए
नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में इंडिपेंडेंट हो रहा है तो उसका इंटरेस्ट यहाँ घट रहा होगा। पहली चीज़ हमारे मन में ये बात आई। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि अब यूएसए को ऐसा लगता है कि वो लोन सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं है, वो खुद से ही यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, ऐसा नहीं है, उसके रोल बदल चुके हैं। यहाँ के शक्तियाँ अपने आप में सक्षम हो तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, ये दूसरी चीज़। तीसरा, यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे फ्रंट पर एंगेज है, जैसे अपने होम टर्फ पर भी वो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है वहाँ पर, फिर मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़ा इशू है, टेररिज्म एक बड़ा इशू है, वो कई सारे फ्रंट में आज की डेट में अपने आप में भी एंगेज है। फिर दुनिया पूरी की पूरी भी अगर कोरोना के बाद देखें तो एक प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस की तरफ चली गई है। ये सारी चीज़ों को अगर देखें तो ऐसा हुआ, लेकिन यूएसए ने अपने नए रोल इमर्ज कराए हैं, यहाँ आइडेंटिफाई किए हैं कि वो यहाँ से कभी भी जाएगा नहीं, मतलब ख़त्म नहीं होगा इस रीजन में, उसकी प्रेजेंस ख़त्म नहीं होगी, उसकी फॉर्म्स बदलेंगी। यानी कि आज नए ट्रेंड उभर रहे हैं यूएसए के यहाँ इंगेज होने के, और वो नए ट्रेंड यहाँ के डायनेमिक्स को बदल रहे हैं, और उन बदलते हुए डायनेमिक्स के मुताबिक भारत को भी देखना है कि वो अपनी पॉलिसी को कैसे रीअलाइन करे साउथ वेस्ट, वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट के साथ, और दुनिया भर आज रीअलाइनमेंट में जा रहा है इन मुल्कों के साथ। तो एक बड़ा फेज ऑफ रीअलाइनमेंट स्टार्ट हुआ है, वो रीअलाइनमेंट मैं अब आपको दिखा दूंगा, समझा भी दूंगा। चलो, इतनी कहानी समझ आई। यूएसए खुद को नए दौर में कैसे देखता है उसको समझिए। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये मानना है कि यहाँ पर डायरेक्टली वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, इससे बेहतर ये है कि वो यहाँ के मुल्कों को कैपेबल बनाए कि वो अपनी सिक्योरिटी खुद मैनेज कर सकें। अब वो यहाँ रहेगा लेकिन इस फॉर्म में रहेगा। उसने वोकल होकर के ये क्लियर किया कि वो यहाँ पर कभी भी ऐसा वैक्यूम क्रिएट नहीं करेगा कि रशिया या ईरान जैसी शक्तियाँ यहाँ पर खुद को काबिज कर लें, वो ये होने नहीं देगा। तो रशिया, ईरान और तुर्की के अगेंस्ट उसका फ्रंट ओपन है यहाँ पर, वो यहाँ एंगेज रहेगा, जिसको लेकर के उसने कुछ चीज़ें की। जैसे सबसे बड़ी चीज़ पिछले दिनों के दौरान आपको नज़र आई होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये कोशिश की कि कैसे इजराइल को अरब नेशंस की सपोर्ट दिलाई जा सके, इजराइल को अरब नेशंस की सपोर्ट दिलाई जा सके। देखिए, 1979 में इजराइल को इजिप्ट एज एन अरब नेशन रिकॉग्नाइज कर चुका था। 1994 में जॉर्डन ने उसे रिकॉग्नाइज कर दिया था। और मैं आपको ये बात बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंटरवेंशन से अभी रिसेंटली यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई और इजराइल के बीच में ये समझौता हुआ, जिसके तहत यूनाइटेड अरब अमीरात तीसरा अरब मुल्क बना जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। आई बात समझ में? तीसरा। और उसके तहत उसने ये कमिटमेंट मांगा कि इजराइल वेस्ट बैंक पर एनक्रोचमेंट नहीं करेगा, इजराइल वेस्ट बैंक पर एनक्रोचमेंट नहीं करेगा। बदले में यूनाइटेड अरब अमीरात इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा। तो यहूदियों को रिकॉग्निशन चाहिए, इजराइल को रिकॉग्निशन चाहिए। दोनों आने वाले समय में अपने भीतर एम्बेसडर्स एक्सचेंज करते रहेंगे, दोनों में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस जारी रहेंगे, और दोनों कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। दोनों ये एक्सप्लोर करेंगे कि राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पर भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, हम एक दूसरे को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस रीजन को स्टेबल कैसे कर सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी है अगर हम यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के समर्थकों को मजबूत करना चाहते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोई बाहरी ना आए, तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पर आप अपने समर्थकों को सपोर्ट करें। और बाहरी यहाँ पर कौन है? द नॉन अरब्स, जैसे कि सीधे सीधे ईरान और तुर्की, और दूसरी तरफ द रशिया जो सीधा कंटेंडर है अमेरिका का। तो इसी के संदर्भ में आप देखेंगे कि मिडल ईस्ट एयर डिफेंस सिस्टम MEAD की शुरुआत की गई है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। वो ये मानता है कि ये मिडल ईस्ट एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ के मुल्कों को खुद सक्षम बनाएंगे कि वो खुद अपना डिफेंस कर सकें। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और कुछ अरब नेशन एक साथ आएंगे। दूसरी तरफ उसने I2U2 सिस्टम कॉपरेशन बिगिन किया। ये I2U2 कॉपरेशन क्या है? I यानी कि इंडिया इजराइल, U यानी कि USA UAE। तो ये I2U2 कॉपरेशन के माध्यम से भी वो इस रीजन को, तो यहाँ पर आप एक चीज़ यूनिक देखिए, इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात, इजराइल एंड यूनाइटेड अरब अमीरात दोनों एक साथ आ रहे हैं ना। यानी कि वो हो रहा है जो शायद पहले ना हुआ हो। इजराइल रिकॉग्निशन की तरफ जा रहा है अरब नेशंस के तहत, उसे रिकॉग्निशन मिल रही है, और अरब नेशंस धीरे धीरे मॉडरेट होते जा रहे हैं पैलेस्टीनियन इशू को लेकर के। ये सिचुएशन यूनाइटेड स्टेट्स अचीव करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो यहाँ पर जो